डीडी किसान, बदलते भारत की शान। का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हम करते हैं प्रयास ताकि हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान हो सके, किसान भाइयों की खेती किसानी को आसान बनाया जा सके, जो उनकी लागत है उसको कम करके उनके मुनाफे को बढ़ाने का प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे किसानों की, हमारे दर्शकों की भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप जुड़ते हैं अपनी समस्याओं के साथ, अपने सवालों के साथ, और आपकी समस्याओं और सवालों का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करते हैं। इसीलिए कार्यक्रम का नाम भी है हेलो किसान। आज हम अलग अलग विषय लेकर हाजिर हुए, हमेशा की तरह। आज ऐसे कौन से विषय रहेंगे जिससे जुड़कर आप अपने सवाल पूछ पाएंगे, इन विषयों से आपको कैसे लाभ होगा, संपूर्ण जानकारी विषय से जुड़ी हुई आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह नजर डालेंगे आज के विषय पर। हेलो किसान में आज किस विषय पर हम चर्चा करेंगे, नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आज हम बता दें आपको कि आज बात करेंगे हम कृषि अवसंरचना कोष और किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता के बारे में। ये दो विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके जितने भी सवाल हैं उन सवालों को शामिल किया जाएगा। आज का विषय आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कृषि अवसंरचना कोष एवं किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता। ये दोनों विषय कैसे खेती किसानी में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और किसानों की जिंदगी को आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, ये भी समझने का प्रयास आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल है, कोई संशय है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आपको पता है आपको क्या करना है। 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके आप इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहला माध्यम आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे टोल फ्री नंबर का। टोल फ्री नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 1800113060, 1800113006। फोन करते समय हमेशा की तरह किसान भाइयों से निवेदन रहेगा, 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पहला, जब भी आप फोन करें अपने टेलीविजन की आवाज़ को कम कर दें और साथ ही आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके और आपकी समस्या का समाधान उचित तरीके से आप तक पहुंचाया जा सके। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता उनके लिए दूसरा विकल्प है, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 8800520717। व्हाट्सएप पे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन सवाल लिखते समय अपना नाम और जगह का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा किसान भाई तीसरे विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल आईडी। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी सवाल, कोई सुझाव, कोई जानकारी, कोई संशय मन में है तो आप इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब रुक करते हैं उन एक्सपर्ट्स का जो आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान। आइए सीधा रुक करते हैं सबसे पहले श्वेता सत्या जी का। श्वेता जी, आपका बहुत स्वागत है। आप उप सचिव हैं केसीसी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार जी। डॉक्टर सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सहायक आयुक्त हैं कृषि निवेश कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुनील कुमार जी आपसे ही करते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में बहुत मादा है और अगर देखा जाए कि इसकी जो क्षमता है उसको और विकास देने के लिए और रफ्तार देने के लिए हमारी सरकार ने 2020 में कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत करी। ये जो कोष शुरुआत की गई किस उद्देश्य से किया गया था और जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था 2020 से लेकर आज 2026 में हम पहुंच चुके हैं, कितना बदलाव आया है? देखिए, ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कृषि के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चालू की गई थी। पहले भी देखिए, आप पूरे अगर बांटेंगे कि क्यों जरूरी है, जो आप देखेंगे किसान के पास जो होता है एक पूंजी की कमी होती है, उसको हमेशा जो है बाहर से पूंजी लेना पड़ता है। तो इसी उद्देश्य से बहुत पहले भी स्कीम चल रही थी जिसमें से हम लोग कृषि निवेश की बातें करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। लेकिन इसमें एक सभी स्कीम्स को मिला के एक समायोजित करते हुए एक नई स्कीम बनाई गई जिसमें सभी में एड ऑन दिया गया। जिसमें पहले देखेंगे कि बहुत सारे जैसे कोल्ड स्टोरेज के लिए, अदर फैसिलिटी के लिए भी थी, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में तो इसको आप पूरे आप बेनिफिट को 2 भागों में बांट सकते हैं। कि इसमें पहला जो फायदा दिया गया है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है, क्योंकि आप देखेंगे कि कृषि में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे लॉसेस थे जिसके कारण से किसानों को समुचित मूल्य नहीं मिल पाते थे या समुचित समय नहीं मिल पाते थे ताकि वो अपने जो है अन्न को या भी जो उसके प्रोड्यूस है, जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस
प्रोड्यूस है, वेजिटेबल्स है, उनको उचित माध्यम से मार्केटिंग में पहुंचा पाए, ग्रेडिंग नहीं कर पाए, मतलब उसको वैल्यू एडिशन नहीं मिल पाता था। दूसरा एक चीज थी जो इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो आ रही है, जिसमें किसान नई नई पद्धति से उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, नए नए पद्धति से जो है नए नए फार्मिंग प्रैक्टिसेस आ रही है, जो वर्टिकल फार्मिंग्स, मशरूम्स, बहुत सारे इसमें नए नए आयाम ऐड किए गए हैं। तो उसके लिए एक उचित माध्यम से लोन मिले, इसके लिए ये इन्वेस्टमेंट लोन है। जो भी आप किसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, इसको लॉन्ग टर्म लोन कर सकते हैं आप, इसको दिया गया है। इस लोन, इसमें चीज़ें क्या है कि आप देखेंगे कि अगर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो आप दो तरह के इसको कर सकते हैं। एक तो हुआ कि आप मार्केट तक पहुंचाने के लिए आप सेम प्रोड्यूस को क्या कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कर सकते हैं। सेकेंड, दूसरा चीज़ है कि उसी प्रोड्यूस को आप जो है प्रोसेसिंग के माध्यम से वैल्यू एडिशन करके दूसरे प्रोड्यूस में भी कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे है जैसे आप टमाटर है, को आप केचप बना रहे हैं, फाइबर एक्सट्रैक्ट करके आप कुछ बना रहे हैं, मतलब नए नए जो आपके प्रोड्यूस है, जो ये प्रोड्यूस है उसको आप कमर्शियल वैल्यू में कन्वर्ट करके आप इसमें अधिक आय उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए ये दिया गया है। दूसरा चीज़ें है जो अभी हम बता रहे थे कि जो आपके जो नए नए प्रैक्टिसेस हैं, उस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए कैपिटल लगती है, क्योंकि आप अगर इम्प्रूव करते हैं, टिश्यू कल्चर आप कोई लगाना चाहते हैं, है ना, या फिर सीड प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहते हैं, या फिर आप जो है वर्टिकल फार्मिंग करना चाहते हैं, या फिर आप हनी बी का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आपको लगती है। तो इस इन्वेस्टमेंट को आप कहाँ से लाएंगे जी, आपके पास होगी या फिर आप बैंक से लेंगे। बिल्कुल। तो ये योजना है कि बैंकेबल योजना है। आपको किसानों को तभी फायदा होगा जब आप इसमें बैंक से लोन लेंगे, क्योंकि ये योजना में सारा चीज है कि बैंकेबल मॉडल बनाया गया है। बैंक से आप लोन लेंगे तो सरकार इस पर सहायता देती है। सहायता क्या है? इसमें सहायता ये है कि आपको 3% ब्याज दर की छूट है। जैसे आप पहला है कि इसमें 9% ब्याज दर को रखा गया है, किसानों को देना है। सभी बैंकों से हम लोग ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि किसानों को 9% से अधिक दर पर ब्याज पर लोन ना उपलब्ध कराएं। लोन, क्योंकि इससे अगर ज्यादा दर पर उपलब्ध कराएंगे तो अगर कैप नहीं रखेंगे तो किसानों को पूरा फायदा नहीं पहुंच पाएगा। तो पहला ये है। इसमें 7% जो 9% के ब्याज दर पर 3% की छूट दी जाती है, तो 6% जो है इफेक्टिव किसानों को दिया जाता है। बहुत सारे जो है इसमें जो एलिजिबल लोग हैं जिसके पास कोलेटरल देने की जरूरत, किसान भाइयों के पोस्ट हार्वेस्ट को बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए और भारत के कृषि क्षेत्र में जो पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान होता है उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए, उसको और बेहतर सुविधा प्रदान कराने के लिए एक कृषि अवसंरचना कोष को लेकर सरकार आई है और किसानों के हित में ये काम कर रहा है। लौटूंगा मैं आपके पास, फिलहाल डॉक्टर श्वेता जी का रुख कर लेते हैं। श्वेता जी, अगर हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की, जब क्रेडिट कार्ड की बात होती है तो कई सारे क्रेडिट कार्ड की बात होती है, लेकिन जब उसमें किसान जुड़ जाता है तो ये बाकी क्रेडिट कार्ड से किसान क्रेडिट कार्ड कैसे अलग हो जाता है? पहले तो धन्यवाद आपका सवाल का। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम किसान की बात करते हैं तो किसान के शब्द इस किसान से हम ये समझते हैं कि ये केवल पुरुष के तरफ जा रहे हैं। जब हम किसान की बात करते हैं तो ये स्कीम सारे किसानों की तरफ जाती है, चाहे वो पुरुष किसान हो या महिला किसान हो। तो सारे कैटेगरीज ऑफ जो किसान भाई हैं वो सारे इनके अंदर आते हैं। अब इनके प्रमुख घटक क्या है किसान क्रेडिट कार्ड के? किसान क्रेडिट कार्ड लंबे समय के ऋण के लिए भी लिया जा सकता है, बट इसके अंदर जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, संशोधित अनुदान ब्याज योजना, उसके तहत हम 3 लाख का ऋण देते हैं और उसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है वो 1.5% का मिलता है। तो कुल मिला के ये ऋण 7% पे एक कृषि जो है ले सकता है। उसमें हम प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव देते हैं, जिसको हम कहते हैं शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन राशि। अगर 1 साल के अंदर कोई कृषि अपना ऋण पूरा चुका देता है तो उसको वो लोन जो 7% का पड़ता, अब वो घट के उसको पड़ जाता है -3% और की छूट मिल जाती है, तो 4% की पड़ती है। और कुछ राज्य
ऐसे हैं जो 4% लोन की भी छूट देते हैं। 6 से 7 ऐसे राज्य हैं हमारे पास जो आगे की भी छूट देते हैं। तो ये जो कृषि ऋण है ये 0% का पड़ जाता है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि कई बारी किसानों को ये नहीं पता होता कि ऐसी भी कोई ऋण मिल रही है। जैसा मेरे साथ सुनील जी ने बताया आपको कि वो दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, कम समय के लिए दिया गया है और ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए है। मतलब आपको जो डेली बेसिस पे जो आपको ज़रूरत पड़ती है, किसान भाइयों को जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए ये राशि दी गई है। इसका दूसरा घटक ये है कि ये केवल क्रॉप्स के लिए नहीं है, मतलब फसलों के लिए नहीं है। इसके अलावा आप पशुपालन कर रहे हैं, मच्छी पालन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ऋण ले सकते हैं। और उसका जो अपर लिमिट ऑफ द लोन है वो आपका 2 लाख का है। मतलब 3 लाख के अंदर आप 2 लाख तक का लोन पशुपालन और मच्छी पालन के लिए ले सकते हैं। इसका तीसरा प्रमुख घटक है कि जैसा सुनील जी ने बताया कि उसमें आपका जो पोस्ट हार्वेस्ट बेनिफिट है, तो वो पोस्ट हार्वेस्ट बेनिफिट यहाँ पे भी है। उसमें क्या है कि अगर आपके फसलों को सही दाम नहीं मिल रहा है तो आप अपना फसल मत बेचिए, आप अपने फसल को वेयर हाउस में रखिए और उसके अगेंस्ट जो आपको कागज़ मिलता है, रिसीट मिलता है, उसके अगेंस्ट भी लोनिंग दी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका एक और घटक हो गया। उसके अलावा अगर कोई आपातकाल आ जाता है, कोई अर्थक्वेक है, कोई साइक्लोन है, फ्लड है, कोई भी ऐसी सिचुएशन में वो जो आपका लोन है दैट कैन बी रीस्ट्रक्चर्ड, तो इसका भी प्रावधान इस स्कीम में है। तो कुल मिला के ये स्कीम पूरे किसानों के हित के लिए बनाया गया है और उसमें सारे किसानों का को इंक्लूड किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगी कि ये पूरा डिजिटलाइज हो गया है, मतलब पारदर्शी स्कीम है ये। तो हमें जब ये किसान ऋण पोर्टल के थ्रू जब हम अब इस स्कीम को देखते हैं तो हमारे पास पूरे आंकड़े हैं कि कितने उसमें महिला पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं ले रही हैं, पुरुष कितने ले रहे हैं, इस टाइप से पूरा डेटा है हमारे पास। तो इससे हम ये भी देख पाते हैं कि पूरे देश में किस किस राज्य में कितना लोन चल रहा है। तो हमें इनइक्वालिटी का भी पता चलता है कि किस क्षेत्र में कम है, किस क्षेत्र में ज़्यादा है। जैसे साउथ के स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप की जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस होती हैं वो अब हम अच्छे से कर पा रहे हैं। सो इन शॉर्ट दिस इज ये संक्षिप्त में यही है इसकी जी। तो किसान क्रेडिट कार्ड से किसान भाइयों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो जो घटक के तौर पर देखा जाए तो 3 घटक के तौर पे मैडम ने समझाया भी, लेकिन किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं ये तीनों घटक और किसान भाई कैसे क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकते हैं ये भी हम समझेंगे। लेकिन इन दोनों विषय से जुड़ी हुई पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। प्रदान करना है। कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत पूरे देश में कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए की गई थी। ये योजना फार्म गेट भंडारण और संचालन सुविधाएं स्थापित किए जाने पर केंद्रित है, जिससे किसान अपनी उपज का प्रभावी ढंग से भंडारण और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम कर सकें और बिचौलियों पर निर्भरता दूर कर उत्पाद को बेहतर कीमतों पर बेच सकें। किसानों, कृषि उद्यमियों, सहकारी समितियों और उपभोक्ताओं सहित सभी हित पक्षों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना है। वहीं किसानों के फायदे के लिए सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी चलाई जा रही है।
किसान क्रेडिट कार्ड एक बैंकिंग उत्पाद है जो किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसी कृषि वस्तुएं खरीदने के साथ साथ फसल उत्पादन और इससे जुड़ी गतिविधियों से संबंधित नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर और किफायती क्रेडिट प्रदान करता है। 2019 में केसीसी योजना को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था। सरकार संशोधित ब्याज अनुदान योजना यानी MISS के अंतर्गत केसीसी के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कृषि लोन को 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर प्रदान करने के लिए बैंकों को 1.5% की ब्याज छूट प्रदान करती है। समय पर लोन चुकाने पर किसानों को 3% का अतिरिक्त त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जो किसानों के लिए ब्याज दर को प्रभावी ढंग से घटाकर 4% तक कर देता है। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की थी। किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाली साबित हो रही है। स्कीम के तहत किसानों को दिए क्रेडिट कार्ड से वो अपनी जरूरत के मुताबिक अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं और खेती से जुड़े जरूरी सामान खरीद सकते हैं। सरकार का मकसद किसानों को खेती से जुड़ी चीजों जैसे खाद, बीज और कीटनाशक आदि को खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध कराना है। किसान क्रेडिट कार्ड के चलते अब किसानों को साहूकारों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। इस स्कीम से किसान न सिर्फ मजबूत हो रहे हैं बल्कि उन पर कर्ज का बोझ भी कम हो रहा है। तो रिपोर्ट के जरिए हमने समझा कुछ महत्वपूर्ण और मोटी बातें, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन बातों को कैसे हम फॉलो करेंगे, कैसे किसान भाई इसका लाभ लेंगे, समझते हैं अपने खास एक्सपर्ट से। एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर सुनील जी का। डॉक्टर सुनील जी, जब AIF की हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में AIF कौन कौन से घटकों को इंक्लूड करता है? जैसे मछली पालन के क्षेत्र से कोई किसान भाई जुड़ा हुआ है, कोई एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा हुआ है, कोई डेयरी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, उनके लिए कैसे कारगर होगी सुविधाएं? देखिए, जैसा आपने किया था केसीसी में जो है हम लोग एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज को साथ में इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन इसके जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए सिमिलर फंड उनके किसानों के लिए उस विभाग द्वारा चलाई जा रही है। लगभग स्कीम की जो संरचना है सेम है। ये जो कृषि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो केवल कृषि से रिलेटेड जो है उन्हीं के लिए केवल है। जैसे डेयरी के लिए या फिशरीज के लिए जाएंगे तो उसका एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, अलग से स्कीम है, तो वो चला रही है। उसका विस्तृत जानकारी हमारे पोर्टल पर भी है और कृषि निवेश पोर्टल पर भी किसान जा सकते हैं और डायरेक्ट देख सकते हैं। इसमें मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अभी अपने रिपोर्ट में देख रहे थे कि कौन कौन किसान पात्र हैं जी। तो इसमें सभी तरह के किसान पात्र हैं। जैसे आपका जो इंडिविजुअल फार्मर्स हो, ग्रुप में हो, FPOs हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, डायरेक्ट किसान हो, किसान समूह हो, या जो इंस्टीट्यूशन जो है जो किसानों को इस तरह की सहायता प्रदान करती है, वो सारे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब योजना में लाभ क्या क्या है इस विषय पर है। अब योजना का लाभ है कि इस योजना में जो है 2 करोड़ तक का जो लोन है आपको 6% ब्याज दर पर उपलब्ध होता है, मतलब 9% पर आपको मिलेगा। इसमें 2 करोड़ का लिमिट केवल हम इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए रखा गया है। योजना में आप कुछ भी लोन ले सकते हैं, आप 5 करोड़ ले सकते हैं, 10 करोड़ ले सकते हैं, लेकिन सरकार जो है 2 करोड़ तक का ही इसमें अभी कवर कर रही है, जिसमें 3% अनुदान दे रही है। दूसरी इसमें यह है कि आप जब लेते हैं तो स्टार्टअप है, किसान है, उनके पास कोलेटरल नहीं होता। कोई चीज आप लगाने के लिए जाते हैं तो बैंक उनको लोन नहीं देती है, कहती भाई कोलेटरल दो, या बहुत सारे चीजें होती है, तो इसके कारण से जो है कि उनको मिल नहीं पाता। तो उनको चाहिए, किसान बैंक को चाहिए कि गारंटी चाहिए। तो ये गारंटी हम लोग सरकार इसको कवर करती है CGTMSE से के थ्रू, जिसमें उनको लगभग जो है हम गारंटी देते हैं 2 करोड़ तक का, और उसकी जो गारंटी फी है, जब तक लोन आपका 7 साल का लोन टेन्योर है तब तक सरकार इसकी गारंटी वहन करेगी। इसमें तीसरी चीज है कि अब लोन कितने दिनों का दे। तो इसमें लोन का टेन्योर जो रखा गया है कि ये 7 साल का लोन का टेन्योर है अभी, और जो है इसमें से 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड है, क्योंकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तुरंत आपका इकोनॉमिक आय नहीं आती है जिसमें आप रिपेमेंट कर सकते हैं। तो 6 महीने से लेके इसमें जो है 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड इंक्लूड
लोडिंग है। तो ये सारे जो चीज़ है, इसमें सबसे मुख्य जो आप देखेंगे फायदा क्या है कि ये भारत सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, चाहे वो राज्य सरकार चला रही हो चाहे केंद्र सरकार चला रही हो, केंद्र सरकार की भी 12 स्कीम्स हैं प्लस अभी और राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनके साथ कन्वर्ज किया हुआ है। मतलब आप इस योजना में सम्मिलित होके जो है आप दोनों स्कीम्स का फायदा ले सकते हैं। अब फायदा किस तरह की होती है, अब जैसे बहुत सारे स्कीम्स जो हैं, आप मार्केटिंग में एग्रीकल्चर की बात करें, हमारे मंत्रालय से द्वारा चला जा रही है, जिसमें MIDH की स्कीम्स हैं, जिसमें जो है बागवानी विकास के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की योजनाएं हैं, उसमें कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। अब किसान भाई जो है कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ जो है इंटरेस्ट सबवेंशन इससे फायदा ले सकते हैं। MIDH के कैपिटल जो आपने बताया, इसके बारे में विस्तार से मैं आपसे सवाल लूंगा, लेकिन फिलहाल एक बार श्वेता जी का रुख कर लेते हैं। श्वेता जी, अगर हम बात करें पात्रता को लेकर, बात कर रहे थे AIF को लेकर, वहीं अगर हम KCC में पात्रता को लेकर पूछें तो जिन किसान भाइयों के पास ज़मीन नहीं है, क्या वो भी एलिजिबल हैं KCC का लाभ लेने के लिए, और कैसे मापा जाता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, और कितने हेक्टेयर ज़मीन होना अनिवार्य है किसी भी KCC के पात्रता के लिए? लोन पाने के लिए आपके पास ज़मीन हो यह अनिवार्य नहीं है। जो लोग टेनेंट फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनको भी ये लोन मिल जाता है। जब लोन लेना है तो उसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखती है बैंक। पहला तो ज़मीन कितना है, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो डेफिनेशन है उसके अंदर 1 हेक्टेयर लैंड, 1 से लेकर जितना भी आपके पास ज़मीन है, सो ज़मीन कितनी है वो, और आप उस पर क्या उगाने जा रहे हैं वो। तो कोई फसल है जो आप उस पर उगाने जा रहे हैं तो उसका स्केल ऑफ फाइनेंस देखते हैं। सो दोनों की गणना करके एक अमाउंट निकलता है। तो अपर लिमिट 3 लाख का होता है, उसके अंदर का जितना भी लोन कैलकुलेट करने के बाद आता है वो बैंक रिलीज़ कर देती है। ये तो हो गया क्रॉप्स के लिए। सेम वेज अगर कोई पशुपालन और मच्छी पालन के लिए ले रहा है तो उसकी भी स्केल ऑफ फाइनेंस अलग से होती है, जिसका पूरा नाबार्ड बैंक ने पूरा मुआयना करके एक रिपोर्ट जैसी बना रखी है। वो सारे राज्यों की जो SLBCs होती हैं उनको मिला करके एक कमेटी होती है, जिसके जो बैठ करके अच्छे से ये कमेटी जो रिपोर्ट बनाती है, स्केल ऑफ फाइनेंस का गठन होता है, और ये स्केल ऑफ फाइनेंस और लैंड के बेसिस पे ऋण मिलता है क्रॉप के लिए, और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन और मच्छी पालन के लिए उनका जो स्केल ऑफ फाइनेंस हुआ उसके बेसिस पे उनको ऋण मिलती है अप टू लिमिट ऑफ 2 लाख। और इसमें मैं एक और भी चीज़ बताना चाहूँगी कि जहाँ तक हम कोलेट्रल का बात कर रहे थे, सो कोलेट्रल फ्री लोन की जो राशि है वो RBI ने बढ़ा दी थी। पहले मिलता था 1.60 लाख, ठीक है, तो और अब 1 जनवरी 2025 से ये राशि बढ़ा करके अब 2 लाख की लिमिट हो गई है। तो कोलेट्रल फ्री लोन 2 लाख तक का आप ले सकते हैं। यानी विस्तार किया गया है इसके अंदर, जो किसानों के लिए लाभकारी भी साबित होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन फिलहाल भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे खाद्य तेलों को लेकर, ऑयल पाम मिशन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, और इसके लिए किसानों के क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, क्या सब्सिडीज हैं, आइए इस पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट देख लेते हैं। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। तो आपने देखा कि देश के कई किसान ऑयल पाम की खेती से जुड़कर न केवल सरकार की और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में अपनी मदद तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी आमदनी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो किसान भाई ऑयल पाम की खेती करना चाहते हैं, वो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से संपर्क कर इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर से श्वेता जी का रुख करते हैं। श्वेता जी, अगर हम बात करें आवेदन की प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि हमारे देश में कई ज़्यादा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स भी हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। ऐसे में जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर तमाम टेक्निकल टर्म्स होती हैं, उनको समझना उनके थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। उन किसानों के लिए कैसे हम प्रक्रिया को आसान बनाएं कि आवेदन वो आसानी से कर सकें और उचित लाभ ले सकें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आज ही हमारे जो ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो विदिशा में हैं और विदिशा के एक छोटे से गांव में वो सारे किसान जिनको भी केसीसी नहीं मिला है उस पे आज पूरी चर्चा हुई है और भी सारे स्कीमों की चर्चा हुई है। उसमें किसान क्रेडिट कार्ड भी एक स्कीम था। उसको सैचुरेट करने के लिए हमने एक बहुत सिंपल सा ऐप बनाया हुआ है। ऐप को आपको डाउनलोड करना है। उस ऐप का नाम कृषिका ऐप है। कृषिका ऐप डाउनलोड करने के बाद बहुत सिंपल प्रोसेस है उसमें। अगर कोई किसान उस सिंपल प्रोसेस को नहीं कर पाता है, उनको हेल्प करने के लिए कृषि सखीज हैं जो क्या सुचारू रूप से हर बैंक में काम कर रही हैं, सीएससी सेंटर्स हैं और बैंक करेस्पॉन्डेंट्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमने एकत्रित किए हैं जो इंस्टीट्यूशनल वे में, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम उनको पूरा ट्रेन कर देते हैं और ट्रेनिंग के बाद ये किसानों को हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं उस पूरे फॉर्म को भरने के लिए। तो अब किसानों को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से घर बैठे ऐप के द्वारा अपना
फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद उनका लोन प्रोसेस हो सकता है। अब दूसरा सवाल आपका इससे ये जुड़ेगा कि वो ऐप के थ्रू अगर जो फॉर्म भर रहे हैं क्या वो वही फॉर्म है जो बैंक का फॉर्म है? बिल्कुल वही फॉर्म है जो बैंक का फॉर्म है, इसलिए हमने सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये ऐप बनाया है। बहुत सिंपल ऐप है, वो सारा डेटा फेच करता है, सारा चीज़ डिजिटलाइज हो चुका है, तो ये सिंपल सुचारू रूप में किया जा सकता है। ये तो मैंने डिजिटल वे में कह दिया। जो और किसान हैं जो बिल्कुल डिजिटलाइजेशन से बिल्कुल अवगत नहीं हैं, उनके लिए भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। वो किसी भी बैंक में जा सकते हैं, उनको किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए, वहाँ पे हेल्प सेंटर्स लगे हुए हैं। हेल्प सेंटर्स में जाके एक सिंपल सा फॉर्म भरने के बाद उनके जितने भी खेत उनके पास है या फिर पशुपालन, मच्छी पालन, जिसके लिए भी लेना है, उस बेसिस पे उनका लैंड साइज और स्केल ऑफ फाइनेंस, अगर उनका फसल है तो स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर क्रॉप्स, अगर पशुपालन है तो उसका स्केल ऑफ फाइनेंस, या फिर मच्छी पालन जो भी है, उनका जो विधि पूर्वक जो जितना ऋण का अमाउंट बनता है वो उनको मिल जाता है। तो अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत ट्रांसपेरेंट और इजी बना दिया गया है ताकि किसानों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। इसके बाद भी अगर उन्हें कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे यहाँ, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, हमारे पास कॉल सेंटर्स की भी सुविधा है जहाँ पे किसान कॉल कर सकते हैं और ये सारी जानकारी आराम से पा सकते हैं। चौथा, कैसे ये जानकारी पा सकते हैं, हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे भी अगर वो जाते हैं तो उनको सारी जानकारी मिल जाती है। सो फसल ऋण करके हमारा वेबसाइट है DFW में, एंड वहाँ पे जाने के बाद उनको सारी जानकारी कैसे वो लोन पा सकते हैं वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे किया हुआ है। तो ये 4-5 तरीके हैं जिनसे बहुत संपूर्ण जानकारी किसान भाई ले सकते हैं। तमाम विकल्प का इस्तेमाल करके अगर आपके मन में कोई संशय है KCC को लेकर तो ये माध्यम इस्तेमाल करके आप जानकारी ले सकते हैं। बहरहाल एक दर्शक हैं, पहले उनका फोन ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से नंदस्वरूप मिश्रा जी। नंदस्वरूप मिश्रा जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। जी, जानना ये चाहता हूँ कि जो किसान क्रेडिट कार्ड से हम लोग पैसा लाते हैं, जी, खेती में लगाते हैं, जब खेती में पैदा होता है तो हमारा जो सरकारी रेट में बिकना चाहिए ऑनलाइन भी होता है। इससे अगर सरकारी रेट में बिके तो मेरा पैसा खाते ले जाए तो हम बैंक के कर्जदार नहीं रहेंगे। होता यह है कि जो यहाँ एम्प्लॉई होते हैं जो तौल लगाते हैं वो अपने खरीदने को धान तोलते हैं, बाकी किसानों को छोड़ देते हैं, तो किसान मजबूर हो जाता, बैंक से आता नहीं कर पाता, आत्महत्या के लिए मजबूर होता। तो ऐसी दशा में ऐसी कोई नियम बनाना चाहिए कि जो बैंक के कर्जदार है KCC के, उनका धान अवश्य तोलना चाहिए, भले ही एक दिन में तोले, तो कर्जदार है। तो ऐसी कोई व्यवस्था के मेरा ऑनलाइन हो चुका है कि धान में तोला जा रहा, बताओ ये कर्जा में कैसे अदा करूंगा मैं? जी, नंदस्वरूप मिश्रा जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और आपके सवाल का समाधान भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपकी समस्या का समाधान करते हैं। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। DD किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्वेता जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। श्वेता जी, हमारे दर्शक थे बाराबंकी उत्तर प्रदेश से नंदस्वरूप मिश्रा जी। इनका सवाल था कि कई बार ऐसा होता है कि बैंक में जो रवैया होता है वो किसानों के प्रति उतना उचित नहीं होता जितना जो बाकी किसान होते हैं, जो KCC के धारक हैं, उनके साथ तो सही व्यवहार किया जाता है। और जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन की जो कॉस्टिंग की बात करें मंडी में, तो उसको लेकर भी इनको कुछ समस्या थी कि वहाँ पर जो KCC धारक होते हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो बेहतर होती हैं, बाकी किसानों के लिए नहीं होती हैं।
जितना हमने फील्ड पे विज़िट किया है, जितना हमने समझा है, बिकॉज़ हम ऐसा नहीं है कि हम केवल ऑफिस से काम कर रहे होते हैं। तो 7 राज्यों में हमने ट्रैवल किया और हमने देखा है कि केसीसी ऑन ग्राउंड कैसे करते हैं। हमारे नज़र में ऐसी समस्या सामने नहीं आई थी। जहाँ तक बात है कि आपको केसीसी से जिन लोगों ने लोन लिया है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है और आपको वो महत्व नहीं मिल पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपने पैक्स के थ्रू लिया है तो पैक्स के थ्रू वो वोटिंग राइट्स मिल जाता है क्योंकि वो मेंबरशिप रहती है। तो उसमें मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा उतार चढ़ाव रहता होगा। बट ये हमारे जो हमने रिपोर्ट्स बनाई है या हमने जो फील्ड पे विजिट की हैं उसमें ये चीज़ नहीं आई थी। बट यस, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपका ये बताने के लिए। हम लोग एक बार इस पे ज़रूर विचार कर लेंगे कि क्या ऐसा होता है। वैसे होना नहीं चाहिए तरीके से। जी, तो नंदस्वरूप मिश्रा जी, आपका ये विचार यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपका धन्यवाद। आप जैसे जागरूक किसान ही तमाम चीज़ों को बदलाव लाने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से डॉक्टर सुनील कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी, हम देखते हैं कि किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि खेत से जो फसल उनकी निकलती है वो उस रेट में नहीं होती जिस रेट में बाजार में बिकती है। तो वैल्यू का जो ये डिसफंक्शन होता है, ऊपर नीचे होता है, क्या इसको भी मॉनिटर करने में या इसको मैनेज करने में भी एआईएफ मदद कर पाएगा या कर रहा है? देखिए, पर्पस जो मुख्य पर्पस था कि पोस्ट हार्वेस्ट में 2 ही चीज़ें हैं। आप सर जो मैं पहले भी बताया कि एक तो किसानों को उचित मूल्य मिले बाजार में, और जो है दूसरा चीज़ है जो इसका लॉसेस जो मार्केट में होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है उसको मिनिमाइज करे। तो मार्केट ड्राइवन स्कीम्स है बहुत सारे, जैसे एमएसपी है तो बहुत लिमिटेड जो है 24 फसलों के लिए ही एमएसपी घोषित की जाती है। बाकी अदर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स है, ये भी है। इसमें क्या है कि हर एक चीज़ों को सरकार जो है चाहती है कि किसान जो है सेल्फ सफिशिएंट हो, वो अपने हम इन्वेस्टमेंट खुद करे, अपना डिसीजन खुद करे, और सरकार जो है उनको पूंजी निर्माण में या उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में हम उनको सहायता दें। तो ये जो किसान जो है अपने आप मूल्य को डिसाइड करे, मार्केट डिसाइड करे, प्रोडक्ट डिसाइड करे कि किस प्रोडक्ट में बनाना है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए जो है ये चैलेंजेज हैं, ये कठिनाइयाँ सरकार के पास आई है, लेकिन सरकार के पास जो है जो आर्म्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें वो क्या है कि किसान को एक अपने इंटरवेंशन के अलावा जो है वो अलग उनको दे रही है, स्वतंत्रता दे रही है, और प्लस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप खुद इस तरह का अपने खुद डिसीजन ले। जो पूंजी की आवश्यकता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, मार्केट में अच्छे मूल्य पाने के लिए, उसके लिए ऋण लीजिए। ऋण लेने में जो है सरकार सहायता करती है। और अभी जैसे बात कर रहे थे कि बहुत सारे योजनाएं जो इसमें है, जो कैपिटल सब्सिडी के अलावा जो है हम इसमें सहायता करते हैं, ये किसानों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो है देखेंगे कि ये बहुत अच्छी स्कीम्स है किसानों के लिए। आप इसको भाग में बांटे तो अगर आप देखेंगे कि जो फल और सब्जी का ज़्यादा जो है हम लोग बात करें, क्योंकि अन्य के जो है भंडारण वगैरह जो है उनकी समुचित व्यवस्था होती है, ड्यूरेबिलिटी भी उसकी होती है, और हम लोग जो है पैक्स के थ्रू और जो है अपने खुद गोदाम जो बनाना है, स्टोरेज हाउस बनाना है, अदर बनाना है, जिसमें हम लोग अदर विभाग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा हम लोग ने अच्छे संसाधन हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अभी भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में अगर देखें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, जिसमें मार्केट प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करता है, जिसमें सरकार की इंटरवेंशन भी बहुत चाह के भी जो है फील्ड पर जाती है, स्कीम्स उसके लिए भी है, आशा पीएम आशा स्कीम्स है, उसके थ्रू भी सरकार इंटरवेंशन करती है। लेकिन फिर भी है कि सरकार किसान खुद इसमें अच्छे मूल्य प्राप्त करे और इसको उचित संस्करण प्रोसेसिंग के थ्रू मूल्य प्राप्त करे। तो जैसे MIDH है, आपका देखेंगे मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम्स है, इसके अलावा जो है अभी नए नए कंपोनेंट जा किए हैं। जैसे किसानों के लिए भी अभी एक नई स्कीम्स आई भारत सरकार में कि जो बंजर भूमि है उसको आप जो है सौर ऊर्जा में कन्वर्ट कीजिए, है ना। ये बहुत ज्यादा स्कीम्स है। तो इसके लिए जो है MNE डिपार्टमेंट भी सहायता दे रही है, और हम लोग भी उसमें सबवेंशन दे रहे हैं, ताकि जो है किसान जो फसल जहां नहीं उगा सकते हैं, ऐसे भी क्षेत्र हैं, वहां भी आप इनकम करें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप जो है अपने क्षेत्र में, गांव में रहते हुए भी समुचित जो है इनकम प्राप्त करें। गांव से जो आपका कह सकते हैं पलायन है उसको रोके, और किसानों को जो है उचित मुआवजा मिले। इसी तरह से गोबर गैस है,
गोबर गैस प्लांट करने के लिए, क्योंकि किसानों को कहीं ना कहीं जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक सम्मिलित करने की व्यवस्था कर रही है सरकार, बिल्कुल, कि वो ऊर्जा उत्पादन में भी आए, अन्य उत्पादन के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन में भी आए। तो इसके लिए जो है गोवर्धन के लिए गोबर गैस बनाने के लिए, उससे जो होते हैं उसके लिए भी टाई अप किया हुआ है। जो भी आपके जो बनते हैं उसको हम लोग कमर्शियल वैल्यू में, कमर्शियल में कैसे कन्वर्ट हो उसके लिए हम लोग टाइप करते हैं। तो ये जो है आप किसानों को आप कहिए कि किसान और किसान से जुड़े हुए जो लोग हैं उसको एक उद्यमी बनाने के लिए, जी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, उद्यमी बनाने के लिए में किसानों को लेकर आना है। और एआईएफ के अंडर इसी के अंडर अगर हम देखें पीएम कुसुम जो योजना है वो भी कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी को लेकर काम कर रही है। तो क्या ये पीएम कुसुम के माध्यम से ही जिन जमीनों पर उपज नहीं आ पा रही है उनके अंतर्गत उन जमीनों को इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, इसमें किया जाता है। बहुत सारे किसानों को क्वेरी आती है कि हमने पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए में हम बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन इस योजना में हम लोग ने किसानों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। तो इसमें हम लोग ने ये रखा है कि ये जो कुसुम एक कंपोनेंट का जो आप लगा रहे हैं बंजर भूमि पर, जो आपने सोलर पैनल लगा रहे हैं, उसमें किसान खुद लगाएं, किसान का समूह लगाए और जो है वो एफपीओज के थ्रू लगाए। कोई कंपनी बना के या कंपनी प्राइवेट कंपनी को या लैंड लीज करके किसी और को देने पर हम लोग इस पर सहायता नहीं देते हैं। तो ये किसानों के लिए योजना है, तो ये किसानों के लिए, तो ये हम लोग किसानों को रहता है कि मैंने नहीं कर पाया, लीज दे दिया, तो हम उसमें अनुरोध करेंगे कि चूंकि ये किसान को उद्यमी बनाने के लिए, किसानों को आय बढ़ाने के लिए और किसानों को के लिए ही योजना है, तो इसमें हमारा जो सेंटर है किसान है। डॉक्टर सुनील जी, लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये भी है, जैसे पहले भी हमने जिक्र किया कि हमारे देश के जो अधिकतर किसान हैं वो छोटे हैं। क्या उन किसानों के लिए भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है वो काम करेगा? क्योंकि जो किसान, जो हमारे छोटे मार्जिनल किसान हैं, वो सिर्फ अपनी सीडिंग, सोइंग और हार्वेस्टिंग को लेकर ही काम करते हैं, मुख्यतः उनका फोकस यही रहता है। बात आती है जब उद्यम बनने के लिए या फिर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं किसान भाई घबराते हैं, पीछे हटते हैं। खासकर छोटे किसानों की बात करें, उनको हम कैसे इस पूरे स्केल में शामिल करेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि किसानों को उद्यमी बनाने के लिए इसमें लोन का मिनिमम लिमिट कुछ नहीं है। अगर किसान भाई जो है कह रहे हैं कि हमें इसमें योजना का ये चीज समझना है कि हमें फार्म प्रोड्यूस को लेना है, इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए? फार्म प्रोड्यूस होना चाहिए, और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर सच जो है उसको पैकेजिंग मार्केटिंग में कर सकते हैं। तो इसमें अगर एक किसान जो है गांव में आटा चक्की लगाता है जी, या उसका चूड़े का मिल लगाता है या कोई चीज उसको प्रोसेसिंग करना चाहता है जी, तो उसको भी हम लोग इसमें लोन देते हैं। तो इसमें यह नहीं है कि आप इसमें 20,000 से 30,000 से लेके किसी भी अमाउंट तक 2 करोड़ से तक हम केवल इसमें सहायता देते हैं। 2 करोड़ से ऊपर तक ले जा सकते हैं। इसमें यह भी दिया हुआ है कि किसान जो है एक ही यूनिट नहीं लगा सकते हैं, कई यूनिट एक गांव में बहुत तरह का लगा, आटा चक्की लगाइए, आपका धान का मिल लगाइए, स्टोरेज लगाइए, पापड़ लगाइए। पापड़ में है कि सीधे आपको फार्म प्रोड्यूस, बेसन आपको बनाना खुद पड़ेगा। अगर आप बेसन मार्केट से लेते हैं तो हम नहीं देंगे, अगर आप चना से बेसन बनाते हैं और पापड़ बनाते हैं तो हम आपको देंगे। तो इसमें केवल यही चीजें ध्यान देना है कि आपको जो है इंग्रेडिएंट जो होगा डायरेक्ट फार्म प्रोड्यूस हो, जैसे आपका फाइबर का है अभी जो है। डॉक्टर जी, मैं आपको चाहूंगा एक सवाल ले लेता हूं, फिर लौटता हूं आपके पास, बात पूरी कीजिएगा। राजकुमार गुजर हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। राजकुमार जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। राजकुमार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी सर। जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी राम राम जी। जी राम राम जी, सवाल पूछिए। साहब जी, हमारा सवाल ये है, मैं एक किसान हूँ जी, छोटा जी। सर जी, हमारा सवाल ये है, अगर हमने किसान क्रेडिट कार्ड बनने के लिए दिया था SBI में जी, तो ये मैडम जी जो कह रही है ना बैंक में जाइए तुरंत हो जाइए, तो कुछ नहीं होता जी। मेरा आज तक नहीं बना जी, 6 महीने से मेरी फाइल झुकी तो पड़ी, और जैसे कह रही है ऐप लोड हो जाएगा, वो ऐप बताया हमें खुल के, हम उस ऐप से ही कर लेंगे। लेकिन बैंक में जब जाते हैं वे कहते हैं वकील से फाइल बनवाओ, कहीं से कुछ बनवाओ, तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं करते? तो वकील को फाइल बनवाते हैं जी। बस इसके बारे में जानकारी लेनी था। राजकुमार जी, बैंक कौन से बैंक में आप नजदीकी गए थे जी? कौन से बैंक में गए थे आप? SBI मैडम जी। श्वेता जी,
किसान भाई की समस्या है कि एसबीआई बैंक में गए थे और वहां पर इनको परेशान किया गया, उचित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, और ये समस्या केवल एक किसान के साथ नहीं है। जी राजकुमार जी, आपके सवाल को शामिल कर रहे हैं और अब जवाब सुनिएगा। श्वेता जी, इस तरह के कई किसान हैं जिनकी समस्याएं इस तरह के सामने आती है, हम भी कई किसानों से मिलते हैं, वो भी इस तरह की समस्या रखते हैं। ऐसे किसानों के लिए क्या कोई ऐसे पोर्टल है जहां जाकर अपनी समस्या रख सकें? क्योंकि कई बार किसानों को परेशानी होती है, वहां पर मदद करने वाला कोई नहीं होता है। तो बैंक में किस अधिकारी से मिले जहां पर उनको उचित इनका जो समाधान है वो भी हो जाए और केसीसी इनका बन भी जाए? दो तरीके हैं इसको हैंडल करने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि एक ऐप आ रहा है एंड आ चुका है जिससे आप अपना ऋण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपको 2 लाख तक का ऋण बिना किसी कोलेटरल के मिल सकता है। तो अगर कृषिका ऐप के थ्रू अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, और उसमें आप किसी भी बैंक से जो आपके एरिया का सबसे नियरेस्ट बैंक है वो आपको उसमें दिख रहा होगा और वो लोन प्रोसेस भी होगा। उसमें लोन रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि एसबीआई, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि हमने पूरे स्कीम का डिजिटलाइजेशन कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि एक भी ऐसा अकाउंट नहीं है किसान का जो हमारे पोर्टल से नहीं जुड़ा हुआ है, और बहुत ट्रांसपेरेंट वे में हम सब्सिडी का पैसा रिलीज करते हैं। तो ये कहना कि ऋण मिलने में समस्या हो रही है, ये नहीं होना चाहिए था। और मैं आपको सिर्फ बताना, किसान क्रेडिट कार्ड इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो लैंड का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बैंक में हूँ और लैंड का जो आपका लैंड का जो डॉक्यूमेंट आप लेकर आए, या फिर जो आप पशुपालन और मछली पालन करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, अगर उसमें थोड़ा समय लग रहा है तो वो कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो बैंक आपको ऋण नहीं दे पाएगी। बट दूसरी तरफ अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं फिर भी आपको समस्या हो रही है, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे टोल फ्री नंबर है जहां आप डायल कर सकते हैं, और जो हमारे वेबसाइट पोर्टल पे भी उपलब्ध है, वहां से हम आपके ग्रीवांस को दूर कर देते हैं। वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि एसबीआई का सबसे ज्यादा ऋण है इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में। एसबीआई टॉप पर है, जो डिजिटलाइज किया हुआ है। उसके अंदर सबसे ज्यादा फार्मर्स के अकाउंट और अमाउंट है। अकाउंट कम, अमाउंट टोल फ्री नंबर आप दोहरा देंगे किसान के लिए, जिस टोल फ्री नंबर पे वो फोन करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं, जो आपने कहा कि ग्रीवेंस उनका दूर किया जा सकता है? वो हमारा जो किसान कॉल सेंटर है उसी का नंबर होता है, बट मुझे अभी तो याद नहीं है वो नंबर। हाँ, बट वो टोल फ्री नंबर पे डायल करने से आपकी समस्या दूर हो जाती है। वैसे हम भी उन किसानों को रीच आउट करते हैं अपने किसान कॉल सेंटर के माध्यम से। तो एसबीआई के लिए होना नहीं चाहिए, बट ठीक है, मैं आपके प्रश्न को लेती हूँ। मैं एक बार चेक जरूर करूंगी कि एसबीआई के इस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी धन्यवाद। जी, तो किसान भाई जिनको समस्या आ रही है वो नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर संपर्क करें। अगर आपके कागजात पूरे हैं तो जाहिर तौर पर, जैसे मैं आपने कहा कि आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आती, अगर फिर भी आपको कोई समस्या देखने को मिलती है, कागजात पूरे होने के बावजूद भी बैंक आनाकानी करता है, तो किसान कॉल सेंटर पर भी फ़ोन करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उचित समाधान आपका किया जाएगा और जल्द से जल्द आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लागू की जाएंगी। आप सभी बने रहें। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानेंगे। देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे
लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, और एक बार हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को बता दें कि किसान कॉल सेंटर का नंबर आप नोट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो किसान कॉल सेंटर आपके लिए हमेशा खुला रहता है। नंबर है 1800-180-1551। इस नंबर पर आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या उस पर आप अपना फ़ोन सवाल दर्ज करा सकते हैं और आपकी जो समस्या होगा उसका समाधान किसान कॉल सेंटर के माध्यम से किया जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्वेता जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। कई बार किसानों को हम ये भी कहते हुए सुनते हैं, और कई बार किसानों से मैं मिला भी हूँ पर्सनली, तो उन्होंने कहा कि हम किसान क्रेडिट कार्ड लेना तो चाहते हैं, और लेकिन हम घबराते हैं बैंक की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो ये ऋण व्यवस्थाएँ हैं, कल को हम नहीं भर पाए तो हमारे साथ हमारे जो खेत हैं या हमारी जो ज़मीन है उस पर कहीं बैंक का हक ना जम जाए, और हमारा जो एकमात्र इनकम सोर्स है वो हमारी ज़मीन होती है। ऐसे किसानों के अंदर जो भ्रम भी फैला हुआ है, और कई बार किसानों को डराया भी जाता है कि आप बैंक से लोन में मत लेना, हमसे लोन लो, क्योंकि जो साहूकार हैं वो भी अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। तो ऐसे किसानों के लिए आप क्या समाधान बताएंगी? पहला मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको सरकार की बनाई गई जो गतिविधियाँ हैं उन पे थोड़ा सा विश्वास करना होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हम पे विश्वास करें और बैंकों से ही ऋण लें। अब ये जो धारणा बनी हुई है कि आप साहूकार से लेंगे, ये एक इस धारणा से ऊपर उठना होगा और बैंकों से ही आपको ऋण लेना होगा। दूसरी बात ये है कि पहले जो ये किसान क्रेडिट कार्ड था ये डिजिटलाइज नहीं किया हुआ था, तो इसमें कई बार ऐसा हो रहा था कि जो किसान लाभ पा रहे हैं वो कई सारे बैंकों से लेके बैठे हुए हैं और कुछ किसान पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। पर अब जब हमने उसका सशक्तिकरण कर दिया और पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया है किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से, तो उसके बाद ये सारी गतिविधियों पे एक समझिए तो रोक सा लग गया है। और ये मैं सिर्फ शब्द नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सिर्फ किसान ऋण पोर्टल के आने से 1080 करोड़ रुपए भारत सरकार के बचे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे जगह पे जा रहे थे जो अबाध्य हैं, तो वो उनको हमने पकड़ लिया है। तो इससे आपको विश्वास आना चाहिए कि पैसा जो क्रेडिट है वो सही जगह जा रहा है, सही लोगों के पास जा रहा है और लिमिट में जा रहा है। जो लिमिट 3 लाख की है ना, उसी में जा रहा है। अब जैसे बात आई किसानों की कि अब वो सिंपल मेथड से कैसे लेंगे, तो हमने इसलिए किसान ऋण पोर्टल से ही लिंक करके एक ऐप बनाया जिसका नाम है कृषिका, जिसका लॉन्च अब आज के दिन में विदिशा में हो चुका है। सो धीरे धीरे ये हर क्षेत्र में फैलेगा, यूपी में भी आएगा। जैसे हमारे 2 किसानों ने यूपी से कॉल किया। ये कृषिका ऐप से आप आराम से घर बैठे ऋण के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बैंक आपको डिनाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहले बैंक्स को भी नहीं पता था, किसानों को भी नहीं पता था। अब डिजिटलाइजेशन के बाद दोनों को अच्छे से सारी बातों का पता है। तो जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना, तो इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सबका सल्यूशन आ जाता है। तो इसका सल्यूशन है आप सरकार पे ही विश्वास अपना बनाए रखें और बैंकों से ही ऋण लें, या फिर ऐप के थ्रू सुचारू रूप से अपना लोन के लिए अप्लाई करें। यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। जी श्वेता जी, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए। जिन किसानों के पास पहले से लोन चल रहा है, जिन किसानों ने लोन ले रखा है या अन्य किसी जो सरकारी स्कीम है उसका लाभ ले रहे हैं, जैसे कोई स्टार्टअप है उसके जरिए सीड फंडिंग ले रखी है या तमाम कोई और ऐसी स्कीम के जरिए उन्होंने लोन ले रखा है, क्या वो भी एलिजिबल हैं केसीसी लेने के लिए? किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप 3 लाख का वर्किंग कैपिटल मिलता है। इस चीज पे देखिए, कार्यशील पूंजी मतलब हर दिन का जो खर्चा है उसको आप चलाने के लिए आप उसको लेते हैं। दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि अब हम किसान ऋण पोर्टल का जो इंटीग्रेशन है वो हम एग्री स्टैक से कर रहे होंगे। एग्री स्टैक में बताना चाहूंगी, ये बहुत अच्छा विषय है कि किसान ने किस जमीन पे ऋण लिया और उस जमीन पे क्या उपजाया, ये दोनों चीज अब हम आराम से देख पाएंगे कि वही हुआ कि नहीं। कहने का मतलब ये हुआ उसकी हम पुष्टि कर पाएंगे। पुष्टि करना बहुत ही जरूरी है। तो इससे होगा क्या कि आपने जिस चीज के लिए ऋण लिया है और जो आप उसमें उपजा रहे हैं, दोनों की अगर पुष्टि होती है तो आपको भी ये समझ आएगा कि आपको ऋण वापस करना है। तो
ये पूरा सर्कल जो है ये एग्री स्टैक इंटीग्रेशन के बाद कंप्लीट हो जाएगा और फिर जिस रीजन से किसान ऋण लेगा उसी वो वापस भी माफ होगा या फिर मैं ऋण नहीं चुकाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऋण लीजिए, ऋण को सुचारू रूप से लीजिए और बार बार लीजिए, एक सर्कल बनाइए उसका, बार बार उद्देश्य को क्लियर करके आप ऋण लीजिए और उसको जिस उद्देश्य से आपने ऋण लिया है उसमें ही काम करिए और उसके बाद सरकार को वापस लौटाने का भी अगर आप निर्णय रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से तरक्की कर पाएंगे। लौटाइए जी और वापस इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, थोड़ा संक्षिप्त में रखिए क्योंकि समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है। इसमें यह है कि किसान भाइयों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप कहीं लेते हैं तो ऋण लेते हैं, ऋण किससे ले रहे हैं? बैंक से ले रहे हैं। सरकार जो है आपको सहायता दे रही है, तो आपको ऋण की साइकिल जो है कि ऋण भी जो बैंक भी है वो सरकारी संस्था, आपकी ही संस्था है, सरकार की ही संस्था है। तो किसान भाइयों को ये सोचना चाहिए कि ये जो है ऋण जो है आप ले रहे हैं इसकी एक पात्रता होती है। पात्रता तो आपको मिनिमम जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, हर एक स्कीम की होती है जो सबके लिए बाध्य होता है। सरकार के लिए बाध्य है, बैंक के लिए बाध्य है, किसानों के लिए भी बाध्य होनी चाहिए। इसके लिए ये सारी चीजें हैं। इस तरह की शिकायतें आ रही है, डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग जा रहे हैं हर एक जगह जो है किसानों को जुड़ने के लिए, क्योंकि अब स्टेक होल्डर्स की सारे चीजें प्रॉब्लम है, ये चीजें कर रही है। इस चीजों को हम लोग ने, आप अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो किसान भाइयों इसमें बड़ा है कि हम लोग ने एक ही पोर्टल बनाया है, सिंगल पोर्टल है जो जिसमें किसान भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बैंक के थ्रू भी गया हुआ है तो बैंक भी इसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने में जैसे चैलेंजेस जो किसान को आते हैं कि इसमें तो बिजनेस मॉड्यूल है, डीपीआर होते हैं, उनके बहुत सारे रेशियो होते हैं, बैंक ऋण देगा नहीं देगा, कैसे डिसीजन लेगा। तो उसके लिए हम लोग ने अपने एक पीएमयू बनाए हुए हैं जो स्टेट में भी है और सेंट्रल में गवर्नमेंट में भी है। तो इस तरह की चीजें हम लोग एजुकेट करते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अवेयरनेस और एजुकेशन किसान भाइयों तक पहुंचानी पड़ेगी, किसान भाइयों को जागरूक करना पड़ेगा कि जो ये स्कीम्स लेकर आती हैं सरकारें ये किसानों के हित के लिए हैं। और किसान भाई जब इसमें निष्ठा के तरीके से अपनी पूरी ईमानदारी से भागीदारी निभाएंगे तभी दोनों चीजें काम कर पाएंगे, क्योंकि जब तक दोनों चीजें मिलेंगी नहीं तब तक काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। सरकार अकेले भी किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकती, किसानों को भी उतना ही आगे आना पड़ेगा किसी भी स्कीम का फायदा लेने के लिए। डॉक्टर सुनील जी और श्वेता जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, समय निकालकर आप स्टूडियो पहुंचे। समय की समाप्ति की वजह से हमें इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। उम्मीद करेंगे इन दोनों विषयों से जुड़े हुए जो जानकारियां किसान भाइयों तक मिली है, किसान भाई उसका लाभ लेंगे। आपका आने का स्टूडियो में बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम हेलो किसान में बस इतना ही। अगले ऐसे कौन से विषय होंगे जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, आइए अगले विषयों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान में अलग अलग विषय लेकर आते हैं। अगले विषय रहेंगे रबी मौसम फसल प्रबंधन कैसी होनी चाहिए, सिंचाई और महत्वपूर्ण चरणों में खरपतवार नियंत्रण कितना जरूरी है और कैसे कैसे आपको नियंत्रण करना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए। दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों विषय जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, आपको पता है क्या करना है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर hellokisan2015@gmail.com। इसके अतिरिक्त किसान भाई डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फोन करके अपने सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर भी हम आपको दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन पर। डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर है 1800113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में नंबर खुला रहता है। इसके अतिरिक्त ये कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है या कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं, अन्य किसानों तक इन जानकारियों को पहुंचाना चाहते हैं, तो डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखा रहे हैं, इसको स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नए मेहमान के साथ, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से
समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात, भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात, विदेश में भारतीय संस्कृति की बात, अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला, बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।